बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी। आप दिख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। जुर्म क्या है, इसकी इकसाम क्या है, इसकी इकसाम किस तरह बनाई गई हैं, कौन से एक्ट हैं जिनको करते हैं तो आपने ये अमल जो आपका होगा वो जुर्म की कैटेगरी में आएगा। इसको आज की वीडियो में हमने तफसीलन देखना है। पाकिस्तान में हमें इस चीज़ के मालूम ही नहीं है कि हमने ये एक्ट किया है तो क्या ये जुर्म है या नहीं जुर्म है। इसी चीज़ों को हमने आसान ज़ुबान में डिफ्रेंशिएट किया है। पहले हम इस चीज़ को बताते हैं कि आपका जो पाकिस्तानी लॉ है, बेसिक लॉ है, वो काम किस तरह करता है। जब भी कोई बंदा कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत क्राइम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसकी सज़ा बताई जाती है। ये पाकिस्तान के लॉ जो है, पाकिस्तान पीनल कोड, इसके मुताबिक उसकी पहले सज़ा बताई जाएगी, ठीक है, और क्राइम बताया जाएगा। ये दोनों चीज़ें बताने के बाद जब ये चीज़ें नोट हो जाती हैं, नंबर 2 पे सीआरपीसी जो है वो काम करती है, जिसमें गिरफ्तारी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम तर मराहल जो है उसी में से होके आते हैं। नंबर 3 पे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और उसी बिना पर फैसला किया जाता है। ये एक बेसिक लॉ है जिसके मुताबिक जो है वो कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसको चलाया जाता है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आसान ज़बान में कि टाइप्स ऑफ क्राइम क्या है। क्राइम जो होता है ऐसा, मतलब आसान ज़ुबान में मैं आपको बता दूं कि रूल्स एंड लॉज को अगर कोई बंदा तोड़ता है, मतलब कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा अमल करता है, ऐसा बर्ताव करता है जो कि अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ वो जो अमल जो है वो काबिल सज़ा है। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के गिरेबान फाड़ दिया, किसी के साथ जो है वो हाथापाई हुई, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, किसी को इससे ज़्यादा बढ़कर कत्ल कर दिया, अक़दाम कत्ल मतलब इरादा कत्ल हो उसका था, या किसी जगह पर फसाद बर्पा कर दिया। ये तमाम तर अवामिल जो हैं वो तमाम तर अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉज ये अमल जो है इसकी सज़ा होती है अकॉर्डिंग टू पीपीसी। तो अगर इसको आसान ज़ुबान में अगर समझाया जाए तो इसकी 2 कैटेगरी बना दी गई हैं। पहली कैटेगरी जो है वो मतलब ऐसे क्राइम जो सीरियस नौइयत के हैं, मतलब काबिले दस्त अंदाजी, जिसे हम अपनी क्रिमिनल लैंग्वेज में कहते हैं कि काबिले दस्त अंदाजी, मतलब कोगनाइजेबल ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 इसका FCRPC का। इसके मुताबिक जो है वो तमाम तर क्राइम जो कि सीरियस नौइयत के हैं, ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसको कानून में लिखा गया और उसकी सज़ा मुकर्रर कर दी गई। मतलब कि सीरियस नौइयत के कौन से हैं, जिसमें आप रेप कह सकते हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, और किसी बंदे को जो है वो उठाकर किडनैप कर देना। तो ये तमाम तर अमल जो हैं वो सीरियस नौइयत में आते हैं। तो इनकी जो बेल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। ये कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, मतलब इस पे जो है वो आप सुलह सफाई नहीं कर सकते, इसकी बेल नहीं होती, और इस बंदे को फौरी तौर पर विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के गिरफ्तार भी किया जाता है। वो तमाम जो है वो ऑफेंसेस हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब सीरियस नौइयत के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह के ऑफेंसेस जब होते हैं तो किसी भी बंदे को बगैर वारंट के गिरफ्तार पुलिस करती है और उसको जेल में बंद करती है। अब दूसरी साइड पे आ जाए, आम नौइयत के, मतलब नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जो सीरियस नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा ज़्यादा ना हो या ज़्यादा सीरियस खतरनाक ना हो, तो ऐसे जराइम को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का नाम दिया जाता है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं, इसमें अगर आप किसी भी बंदे पर कोई इल्ज़ाम है, कोई चोरी का इल्ज़ाम है, किसी पर कोई ऐसा इल्ज़ाम है कि जी आप इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो फ़लाँ बात की है, या मुझे 4 बंदे मिलकर आए थे उसको मुझे धमकाया है, या कोई भी ऐसा अमल किया है, तो उस चीज़ का आपके पास प्रूफ जो है वो सिर्फ ज़ुबानी हद तक हो या आपने वो सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक हो, तो ऐसे बंदे को फिर जब रिपोर्ट हो जाती है तो उसकी FIR काटने के लिए मजिस्ट्रेट या उसके जो रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, या फिर उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए आफ्टर FIR तो मजिस्ट्रेट से इजाज़तनामा लेना पड़ता है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तब।
इस तरह ये दोनों कैटेगरी है। बड़ी आसान ज़ुबान में मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऑफेंसेस जो सीरियस नहीं होते होंगे वो काबिल दस्तअंदाजी मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, और ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होते हैं, काबिल दस्तअंदाजी नहीं होते, तो ऐसे ऑफेंसेस को जो है वो अदालत जो है इसकी बेल भी दे देती है। ये कंपाउंडेबल भी होते हैं और इसमें सुलह सफाई आप इजीली कर सकते हैं। तो ये ऑफेंसेस की कुछ कैटेगरीज थी जिनकी बिना पर आप कह सकते हैं कि ये जो ऑफेंस है, ये जो अमल है, ये बेसिकली किसी भी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी होता है कि उसने द ब्रीच ऑफ लॉ किया है या रूल को तोड़ा है। तो उसकी पनिशमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है वो दी जाती है। इसको मैं आपको अब एक एग्जांपल्स के समझाता हूँ। इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली लॉज काम किस तरह करते हैं। कोई बंदा है, उसने किसी के घर जाकर लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा और वहाँ से वो फरार हो गया। जब वो एक 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आई, पुलिस ने जो आपके पास एविडेंस थे, उसने गिरबान फाड़ा, वहाँ पर अगर उसने फायरिंग की या कोई भी अमल उसने एक्ट किया, सोटा चलाया, कुल्हाड़ी चलाई, बंदूक चलाई, पिस्टल चलाया, कोई एविडेंस कैमरा के या आपके पास कोई वीडियो, कोई वॉइस, कोई भी है, या वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, उसके मुताबिक जो पुलिस आती है वो एविडेंस इकट्ठे करती है और वहाँ पर उस बंदे का नाम लिखती है। उसके बाद तमाम तर जो है वहाँ पर जो मामला हुआ, वकूआ हुआ, उसको लिखती है। उसके बाद उस वकूए को मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंग टू पीपीसी जो है वो सेक्शंस लगाए जाते हैं। बजुर्म फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, कोई भी जुर्म हो सकता है। फ़लाँ फ़लाँ अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ आप क्यों बोलते हैं, कोई भी जुर्म हो सकता है, बेतहाशा जराइम है। तो उन जराइम को जो है वो कैटेगराइज करके एक सेक्शन के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें 124, 120, जितने भी कोई भी सेक्शन हो सकता है वो लगा दिया जाता है। उसके बाद उस बंदे को ढूंढा जाता है, उसकी गिरफ्तारी जो अमल में लाई जाती है। अगर उसने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है, फायरिंग की है, किसी को हड्डी तोड़ दी है, किसी को मारा पीटा है, तब उसने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है, तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके क्राइम को मेंशन किया जाएगा, इसने ये क्राइम किए हैं। ये तो होगा पीपीसी का काम। उसके बाद प्रोसीजरल वर्क आता है, गिरफ्तारी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद ट्रायल चलता है। ये जो अमल है वो सीआरपीसी देखती है, इसके मुताबिक ये तमाम अमामल चलाए जाते हैं। उसके बाद एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस काम करता है। उसमें कौन कौन से जो हैं वो एविडेंस उस तफ्तीश में सामने आए, कौन कौन से एविडेंस जो हैं वो रहते हैं, तमाम को कंक्लूड किया जाता है। ये तो हो गया कि अगर उसने कोई सीरियस क्राइम किया है। अगर वो उसने जो क्राइम किया है वो नॉन कॉग्नाइजेबल में आता है, आया, गाली गलौज किया, चला गया, ये जो ऑफेंस होगा उसको लिखा जाता है। अगर कोई फैमिली मैटर हो तो उसको फैमिली मैटर्स में लिखा जाता है। तो ये तमाम तर लिखने के बाद जो है वो उनकी रपट जो है वो लिख ली जाती है। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछा जाता है जी ये क्राइम हुआ था, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, सुना जाता है। उसके बाद कोशिश की जाती है कि इनकी एफआईआर काटी ना जाए, क्योंकि एफआईआर मोस्टली कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की ही काटी जाती है। लोग सोचते हैं जी हमारी एफआईआर नहीं हो रही। आपकी एफआईआर इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो आपने क्राइम किया है, जो आप क्राइम बता रहे हैं जाकर, वो बेसिकली कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है। वो हाथापाई, वो जोड़ तोड़, वो कोई गाली गलौज की जो है वो सिंपल है। जो किसी के बंदे का गला दबाना, किसी को मारना, किसी की हड्डी तोड़ना, फायरिंग करना, किसी के घर की छत फलांग कर जाना, ये कॉग्नाइजेबल, ये सीरियस क्राइम है। इसकी आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी एफआईआर हो जाती है। मगर आजकल इसकी भी एफआईआर मुश्किल है। पहले जो डीपीओ साहब के पास रिकमेंडेशन जाएगी, वो देखेंगे, दोनों पार्टी को बुलाएंगे, फिर जो है फैसला करेंगे कि इसकी एफआईआर होनी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अपनी रेप्यूट को बहाल रखने के लिए तमाम तर अदारे जो हैं वो फौरी तौर पर एफआईआर नहीं काटते। तो इसी तरह जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिले, आपका पता हो कि आप सच्चे हैं और फिर भी एफआईआर नहीं हो रही, तो कोर्ट का रुख करें, 22 से भी फाइल करें, किसी वकील को हायल करें, वो फौरी तौर पर 22 से भी फाइल करेगा और उसके बाद जो है वो आपकी जो एफआईआर नहीं हो रही वो चंद दिनों में हो जाएगी और उसका ऑर्डर मजिस्ट्रेट देगा। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।